फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट फिजिक्स के ये वर्क, पावर और एनर्जी से हम कुछ क्वेश्चंस उठा के लेके आए हैं और कुछ ऐसे भी थ्योरी भी कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट। तो हम पहले करेंगे, यहाँ पे नेम ऑफ कोलिजन दे रखा है, उसके लीनियर मोमेंटम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी और टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी। ये जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, ये लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी, मतलब कोई भी एनर्जी होगी उसमें कंजर्व्ड रहती है। और यहाँ पे इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक ये दोनों सेम काम करती हैं। लीनियर मोमेंटम में ये दोनों कंजर्व्ड रहेंगी और टोटल एनर्जी में भी ये कंजर्व्ड रहेंगी। लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी की बात आ जाएगी तो ये दोनों नॉट कंजर्व्ड रहेंगी। नेक्स्ट हमारे पास की एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल हो जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट हमारे पास वर्क जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है और वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। और कोई भी वर्क डन बाय अ फोर्स व्हेन द फोर्स एक्ट्स एट राइट एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। जब राइट एंगल पे कोई भी एंगल राइट एंगल का बनाएगा तो वहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा। और जब बॉडी जो है मूव करेगी सर्कुलर पाथ, यानी कि सर्कल में मूव करेगी, तब भी कोई भी वर्क डन नहीं होगा। नेक्स्ट है मैकेनिकल एनर्जी जो होगा, फ्रीली फॉलिंग बॉडी रिमेन कंजर्व्ड होगी। जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी होगी तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी? कंजर्व्ड हो जाएगी। वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स पे अराउंड अ सर्कुलर क्लोज्ड पाथ। जब क्लोज्ड पाथ होगा और वर्क डन जो होगा कंजर्वेटिव फोर्स के साथ होगा तो उसका क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। वर्क डन बाय अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज़ नॉट ज़ीरो। जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा तब पाथ जो होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। एनर्जी भी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। पावर भी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। लीनियर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व्ड होता है सभी टाइप के कोलिजन्स में, ये इम्पॉर्टेंट है। और काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कंजर्व्ड होगी सिर्फ किसमें? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ही कंजर्व्ड होगी, बाकी में नहीं होगी। नेक्स्ट है हैवी वाटर एंड ग्रेफाइट आर द एग्जाम्पल ऑफ मॉडरेटर्स। ये जो मॉडरेटर्स होते हैं ये हैवी वाटर और ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो नेगेटिव वर्क कब देगा? जब बॉडी जो है अपवर्ड ऊपर की तरफ जाएगी। और पॉजिटिव वर्क कब देगा? जब बॉडी जो है नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ गिरेगी, या कुछ भी बोल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या हो जाएगा? 1। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इन इलास्टिक के लिए 0 हो जाएगा। इलास्टिक के लिए 1 और इन इलास्टिक के लिए 0। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड ओनली इफ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स ऑन इट। मैकेनिकल एनर्जी जो है सिस्टम का वो कंजर्व्ड तभी होगा जब कंजर्वेटिव फोर्स लगेगी वहाँ पे। और वो कंजर्व्ड तब कब नहीं होगा? जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वहाँ पे लगेगी। यहाँ पे कि हाउ मैनी वॉट्स आर इन 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट्स होते हैं? 746 वाट होते हैं। जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं कि हॉर्स पावर इज़ द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर। पावर के क्या होते हैं? ये प्रैक्टिकल यूनिट होते हैं हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर कितना आ जाएगा? 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ लाइट बॉडी एंड अ हैवी बॉडी हैव सेम मोमेंटम। दोनों का क्या है? सेम मोमेंटम है। तो इसमें से बताना है कि काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी हम बोल सकते हैं p²/2m, ये आपको निकालने आता है ना। तो उसके बाद बोलेंगे कि p जो है वो सेम होगा बोथ केसेस में। अब यहाँ पे लाइट बॉडी का क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर दोनों बॉडी का मोमेंटम क्या है? सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? लाइट बॉडी की। अगर दोनों लाइट बॉडी और हैवी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी अगर सेम होता तो मोमेंटम किसका ज़्यादा होना था? हैवी बॉडी का। ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ विल वी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी चेंज इफ़ इट्स मोमेंटम इज़ डबल। काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी के वो चेंज कैसे करती है कि मोमेंटम क्या हो जाए? डबल हो जाए। हमें पता है कि E=p²/2m होता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि मोमेंटम जो होगा वो डबल होगा, यानी कि 2p बोल सकते हो आप और डिवाइड में 2m। तो कितना आ जाएगा? 4p² अपॉन 2m। अब p² अपॉन 2m क्या होता है? E।
तो काइनेटिक एनर्जी कितने आ गया 4E, 4 टाइम्स क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये देखो 4E आ गया ना, 4 टाइम्स जो हो जाएगी वो काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर यहाँ पे एंगल दे रखे हैं a प्लस बी वैक्टर इक्वल्स टू a माइनस बी वैक्टर का मोड में दे रखा है, देन एंगल बिटवीन a वैक्टर एंड b वैक्टर कितना आ जाएगा। तो इसको अगर हम करें, इन दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर्स बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2ab cos थीटा, और उस साइड कितना आ जाएगा, हम इस तरह से करेंगे, पहले cos थीटा नहीं लेंगे हम, इन दोनों को हमने क्या कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी। अब वेक्टर हम बाद में लगाएंगे, आप वेक्टर भी लगा सकते हो, ठीक है, साथ में, वैसे हम यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, यहाँ पे इस साइड भी क्या आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है -2ab, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a स्क्वायर और a स्क्वायर सेम थे तो कट गई, ये b स्क्वायर भी कट गया। अब ये इस साइड आ गया 2ab प्लस 2ab, कितना बन गया, ये 4ab बन गया और इक्वल्स टू 0, ठीक है। 4ab बन गया था हमारे पास और इक्वल्स टू हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो a डॉट बी आना बीच में, ठीक है, डॉट b इक्वल्स टू 0। तो a डॉट b क्या हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, अगर a क्रॉस b होता तो a b साइन होता, a डॉट b है तो a b cos थीटा इक्वल्स टू 0। अब थीटा 0 यहाँ पे कब आएगा, अब देखो a b भी हमने 0 ले लिया, ठीक है, फिर से ये बार बार मुझे करना पड़ रहा है। तो ए वी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, तो ए वी भी इज़ नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे, तो कॉस थीटा हमारे पास क्या आ गया 0। अब हमें क्या निकालना है, वैसे तो थीटा 0 कब आएगा, वैसे तो हमारे पास आंसर आ गया 0, लेकिन कॉस थीटा 0 कब आता है, कॉस 90 पे 0 आता है। तो कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा क्या आ गया हमारे पास 90 डिग्री आ गया, और कॉस 90 कितना होता है 0 होता है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0 डिग्री, 90 नहीं आएगा 0, सॉरी थीटा ही पूछा था, यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री आएगा, हमने निकाल लिया ना। कहाँ दिमाग घूम रहा है यार, ऐसे ना पेपर को 2 दिन रह गए हैं बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ a वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड b वेक्टर इज इक्वल टू दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ, तो वैल्यू ऑफ n हमें निकालना है। तो ये कैसे आप निकाल सकते हो, a डॉट b इज इक्वल टू 0 करके, ठीक है। तो देखो कैसे निकालोगे आप इसको, गायब भी हो जा रहा है ये। तो a डॉट b हम निकालते हैं n इंटू 2n आ गया, और आई कैप 1 होता है, ये कर सकते हो आप। फिर दूसरा भी करेंगे -2, और तीसरा भी क्या आ गया -2 आ गया, और इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 2n माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और 2n इज इक्वल टू 4 आ गया, और ये कट गया, तो n कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया, और बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। कितना आंसर आ गया यहाँ पे, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क। ये हम कितनी बार कर चुके हैं। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। फोर्स का क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन का LT-2 और डिस्प्लेसमेंट L। तो ML स्क्वायर कहाँ गया, ML स्क्वायर यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, और T-2, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्क डन बाय अ फोर्स मतलब वर्क डन दिया गया हमारे पास, ये F फोर्स यहाँ पे ये दिया गया है, और डिस्प्लेस अ बॉडी थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट S यहाँ पे ये दिया गया है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, कर दो मल्टीप्लाई, I इंटू 2 प्लस 4 माइनस 5 टू 10, 6 माइनस 10 कितना आ गया -4 जूल। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट वर्क ग्राफ इज़ इक्वल टू। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनता है तो हमारे पास क्या आता है, वर्क डन। क्या वर्क डन आएगा,
यस, वर्क डन तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, विच ऑफ द सेम बॉडी विल बी रिमेन द सेम, विच ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द बॉडी विल बी रिमेन द सेम। ठीक है, बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इक्वल में है, इक्वल में जा रही है ये, और कौन सी क्वांटिटी जो है सेम रहेगी? क्या वेलोसिटी सेम रहेगी, मोमेंटम सेम रहेगा, या काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा, या फिर बोथ वेलोसिटी एंड मोमेंटम सेम रहेगा? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो सेम रहेगी। जब बॉडी जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमती है या कुछ भी करती है तो कौन सी क्वांटिटी सेम रहती है, कौन सी एनर्जी सेम रहती है? काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके यूनिट होते हैं? तो हमें पता है चार्ज के यूनिट होते हैं। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। क्या ए ऑप्शन ना रहेगा? नहीं, चार्ज के तो कूलम होते हैं, है ना। तो एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही तो होते हैं। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। यार कुछ हो ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बस एंड अ कार हैव द सेम मोमेंटम, दोनों का क्या है? सेम मोमेंटम है, तो काइनेटिक एनर्जी बस की K1 है और कार की K2 है। तो ये तो हमें पता है कि बस मतलब बस जो भारी वस्तु होगी हैवी, और कार क्या होगी? लाइट। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया। अब काइनेटिक एनर्जी जो है बस की क्या दे रखी है? K1 दे रखी है और कार की K2 दे रखी है। तो हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। जब मोमेंटम सेम होता है तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है? हैवी की नहीं, लाइट की ज़्यादा, यानी कि कार की ज़्यादा होगी। तो K2 ज़्यादा हो जाएगा, तो K2 यहाँ पे बराबर है, ये नहीं होगा। यहाँ पे K1 ज़्यादा हो गया, यहाँ पे K1 फिर से ज़्यादा हो गया, K2 यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो K1 इज़ लेस देन K2, यानी कि यहाँ पे K1 किसका था? बस का जो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी K2 से, यानी कि कार से, तो कार की ज़्यादा है। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज बाय 0.01%, द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय। अब मोमेंटम जो है किसी बॉडी का इंक्रीज़ कर रहा है 0.01% से, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, 100 प्लस n डिवाइड में 100 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या दे रखा है? 0.01। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, तो वैसे बहुत लंबा जाएगा ये कैलकुलेशन। 100 और नीचे 100 और इसका स्क्वायर करोगे, फिर -1 और इंटू 100। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर करोगे ना मतलब 100.01 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 100.020001, इस तरह से आंसर आ जाएगा। नीचे 4 जीरो आ जाएंगी। अब यहाँ पे कितने पॉइंट्स में था? 2 2 2 2, इस तरह से आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। फिर माइनस करेंगे, 1 माइनस किया, और इस तरह से हमारे पास आंसर क्या आ गया? 0.02 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, अ लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी। अब दोनों की इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, तो मोमेंटम किसका हो जाएगा? हैवी बॉडी का हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, उल्टा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स डबल, अगर वेलोसिटी जो है किसी बॉडी की डबल हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ठीक है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हमें पता है P²/2m होता है ना। और यहाँ पे बोला कि वेलोसिटी डबल होगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? तो हम इस तरह से नहीं करेंगे, मोमेंटम तो है ही नहीं यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv² होता है ना। तो v² जो हो गया वो क्या हो गया? हाफ mv² डबल 2v हो गया, है ना। तो हाफ m4b², तो ये b² इधर आ गया, तो 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइट एंड अ हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम। अब ये उल्टा हो गया, इक्वल मोमेंटम हो गया तो काइनेटिक एनर्जी लाइट बॉडी की सबसे ज़्यादा होगी, है ना। अगर काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल होते दोनों में, तो मोमेंटम किसका होता? हैवी बॉडी का ज़्यादा होता। लेकिन यहाँ पे मोमेंटम दोनों का सेम है। अब काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है, तो लाइट बॉडी इज़ द
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1 जूल इज इक्वल टू, तो ये तो बहुत ईजी है, ये हम बचपन से भी करते आ रहे हैं वैसे, तो 10⁻⁷ अर्ग। क्वेश्चन हमारे पास फॉर इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू स्फेरिकल रिजिड बॉडीज, दो स्फेरिकल रिजिड बॉडी के बीच में इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ठीक है, तो कौन सी एनर्जी कंजर्व्ड होगी? काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड नहीं, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वर्क डन बाय द सेंटीमीटर फोर्स इज, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, 90 डिग्री का कोण दिया गया है यहाँ पे, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इनके इक्वल वाले, इक्वल टाइम, इक्वल लेंथ जैसे बोल सकते हो आप। तो वर्क डन जो है सेंटीमीटर फोर्स पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर 90 डिग्री दे रखा है तो इसका वही 0 क्या हो जाएगा, इसका वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द स्लोप ऑफ द काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोजीशन वेक्टर, स्लोप जो है काइनेटिक एनर्जी और पोजीशन वेक्टर के बीच में है, तो वो क्या देता है? गिव्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द एरिया ऑफ द एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ अ बॉडी गिव्स, जो एरिया है एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का ऑफ अ कर्व, वो क्या देता है? ये देता है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ अ वेक्टर, ये वेक्टर दे रखा है इज परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, तो ए वी कॉस 90 क्या होता है? ए वी इज इक्वल टू 0, ठीक है, कॉस 90 क्या होता है? 0, ए वी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इन दोनों वेक्टर को भी 0 के बराबर कर देंगे। तो हमारे पास 2 4 जा 8, फिर 4 3 जा 12, जे कैप पता है ना 1 हो जाता है, और फिर आगे क्या है 8 अल्फ़ा प्लस 8 अल्फ़ा और इक्वल्स टू हमने क्या कर दिया 0। अब 8 माइनस 12 क्या हो जाएगा? वैसे 8 माइनस 12 जे ही है ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, -4 प्लस 8 अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, तो हम करें 8 अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 और 4 2 जा 8, यानी कि अल्फ़ा 1/2 आएगा। क्या अल्फ़ा 1/2 आएगा? एक मिनट, अल्फ़ा वैसे इस हिसाब से देखा जाए तो 1/2 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कुछ और दे के रखा है यहाँ पे और एक्सप्लेनेशन कुछ और दे रखी है, मतलब एक्सप्लेनेशन में इन्होंने माइनस यहाँ पे किया और यहाँ पे प्लस किया, तो -1/2 आया। तो ये आप देख सकते हो क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है आगे भी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स, ठीक है, बिकम्स 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू, तो काइनेटिक एनर्जी जो है कितने 4 टाइम्स ओरिजिनल वैल्यू, तो लीनियर मोमेंटम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो हमें पता है एनर्जी क्या होती है, p²/2m होती है, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, 4 गुना हो रही है, 4 गुना, ठीक है, यानी कि ई डैश इज इक्वल टू 4 गुना एनर्जी हो रही है। अब 4 गुना हम कर देंगे, ई डैश की वैल्यू यहाँ पे भर देंगे, ठीक है, यानी कि 4e इज इक्वल टू ई डैश क्या होगा, p⁻²/2m, है ना, और यहाँ पे भी एनर्जी की वैल्यू भर दो, अभी ऐसे करके 4p²/2m और p⁻²/2m, 2m से 2m कैंसिल, ठीक है, और क्या कैंसिल है, 2m से 2m कैंसिल, और p² क्या आ गया हमारे पास, 4p² आ गया, ठीक है। अब यहाँ से p डैश और ये निकाल लेते हैं, एक मिनट, बहुत खिचड़ी पक गई है यहाँ पे, क्या था हमारे पास, p⁻² इज इक्वल टू 4p² आ गया, अगर हम p डैश निकाल लें तो √4p² आ गया, है ना, क्योंकि स्क्वायर ये जो है रूट में चला गया इस साइड, तो क्या आ गया हमारे पास 2p डैश, इसका भी, हाँ इसका स्क्वायर भी तो हट गया, तो हमारे पास क्या आ गया 2p, तो p डैश क्या आ गया हमारे पास 2p, यानी कि 2 टाइम्स आ गया, तो 19 का आंसर क्या आ गया D, यही तो निकालना था हमने 2 टाइम्स, ठीक है, बहुत ही खिचड़ी पकाई, कोई बात नहीं यार, जल्दी जल्दी में पक्की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज्ड बाय 300%, फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है 300% से, तो लीनियर मोमेंटम कितना इंक्रीज हो जाएगा? तो इसका आंसर किस तरह से आएगा, वही हम फॉर्मूला लेंगे, क्या था फॉर्मूला, क्या था 300
एक मिनट। हाँ 100 प्लस n डिवाइड में 100 और इसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट -1 इंटू 100, ठीक है। तो 100 प्लस n यानी कि 100 प्लस 300 डिवाइड में 100 और इसका स्क्वायर रूट और -1 इंटू 100 कितना हो गया ये 300 प्लस 100 400 डिवाइड में 100, ये 0 से 0 कट गए तो √4 रह गया, तो कितना आ गया ये 2 आ गया। और 2 माइनस 1 क्या होता है 1 इंटू 100, 1 इंटू 100 कितना हो गया 100%। तो लीनियर मोमेंटम कितना इंक्रीज हो गया, ये तो बहुत ईजी था 100%। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ वॉल हिट्स अ फ्लोर एंड रिवॉन्ड्स आफ्टर एन इन इलास्टिक कोलिजन। क्या अगर ये वॉल हिट कर रही है फ्लोर को और फिर वो इन इलास्टिक कोलिजन में रिवॉन्ड अपनी शेप में आ जा रहा है, तो इस केस में क्या टोटल मोमेंटम और अर्थ जो कंजर्व्ड होगी, या फिर टोटल एनर्जी जो है वॉल की और अर्थ की वो कंजर्व्ड होगी। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, टोटल एनर्जी जो होगी वॉल की और अर्थ की वो कंजर्व्ड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ अजम्पशंस दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है, अ कुली डज मोर वर्क व्हेन ही रेज्ड अ बॉक्स ऑन टू द रॉफ ऑफ अ बस इन अ टाइम। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि कुली जो है काम कर रहा है जब वो बॉक्स को बस की छत पे ले गया। तो जब छत पे ले गया तो वो काम कर रहा है, ऐसे अगर एक जगह खड़ा रहता तो उसका कोई काम नहीं गिना जाता, लेकिन वो छत पे लेके गया है और किसी टाइम के साथ, तो अजर्शन यहाँ पे सही है। और वर्क डज, सेकेंड है, वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम टेकन, की वर्क जो है टाइम पे डिपेंड नहीं करता। भाई टाइम पे तो डिपेंड करता है, अगर टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम अगर चेंज होता है तभी वर्क डन माना जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे बोला गया है डिपेंड नहीं करता है, तो रीज़न तो मुझे लगता है गलत है। तो इसका आंसर क्या है, एक मिनट, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मुझे यहाँ पे दिखा नहीं यार, ये ना क्या लिखा था यहाँ पे, लेस लिखा था, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ होगी, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, मुझे क्वेश्चन दिखा नहीं था ये। तो यहाँ पे बोला गया है कि कुली जो है वो ज़्यादा काम कर रहा है, जब उसने बॉक्स को अपने सर पे उठाया और छत के बस की छत पे ले गया, और इन यहाँ पे लेस है, लेस टाइम में, तो ये गलत हो जाएगा। वही थोड़े समय में वो सिर्फ छत पे ले गया तो उसने बड़ा काम कर लिया, ऐसा कोई बात नहीं, गलत हो गया। वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, टाइम पे डिपेंड नहीं करता, वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो ये भी सही हो गया, रीज़न सही हो गया, अजर्शन जो हो गया वो गलत हो गया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, कि अजर्शन ट्रू नहीं है लेकिन रीज़न ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था, हाँ, अ बॉडी विथ हायर स्पीड हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी। बॉडी जो है वो हायर स्पीड के साथ मूव करती है और उसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो क्या ये सही है? यस, अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, तो अजर्शन तो ठीक लग रहा है मुझे। रीज़न दिया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्पीड के ना, तो ये गलत है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी का होता है या फिर मास का होता है, तो रीज़न तो गलत हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से दर्शन ठीक है लेकिन रीज़न सही नहीं है। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, यहाँ पे भी सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द वर्क डन बाय अ सेंटीमीटर फोर्स एफ व्हेन द बॉडी कंप्लीट्स वन रोटेशन अराउंड द सर्कल इज। वर्क डन क्या होगा सेंटीमीटर फोर्स का जब बॉडी कंप्लीट करती है एक रोटेशन का अराउंड द सर्कल, उसका रेडियस दे रखा है आर। तो डब्ल्यू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जब एक एंगल मतलब एक सर्कल वो रोटेट करेगा और रेडियस आर दे रखा है, तो जब इस तरह से दे रखा है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो यहाँ पे 90 आ जाएगा, cos 90 ज़ीरो होता है तो एफ एस भी ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि वर्क डन इज़ ज़ीरो। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ K is the kinetic energy of a projectile fired at an angle 45 degree.
काइनेटिक एनर्जी के होता है और वो प्रोजेक्टाइल फायर करता है कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे। तो बट इट्स काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे दे रखा है कि हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, हाफ एम, और बी स्क्वायर को बी कॉस थीटा का स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। और कॉस थीटा यहाँ पे 45 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में, तो हाफ एम यहाँ से बी स्क्वायर बाहर ले लिया हमने और कॉस थीटा हमने अंदर रख लिया। कॉस थीटा कॉस 45 कितना होता है, 1/2 है ना। तो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर हो गया। 1/2 होता है या 1/√2 होता है, 1/√2 होता है ना। 1/2 एम वी स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर, ये कट गया इससे। तो हमारे पास कितना आ गया, हाफ एम बी स्क्वायर को हमने काइनेटिक एनर्जी मान लिया और डिवाइड में ये 2 आ गया साथ में, यानी कि k/2। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, k/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ अ स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट k इज स्ट्रेच्ड बाय अ लेंथ अंडर टेंशन t द एनर्जी स्टोर्ड इज। बोला गया कि स्प्रिंग कांस्टेंट k जो है वो स्ट्रेच किया जा रहा है किसी लेंथ के साथ, अंडर टेंशन t के साथ, तो एनर्जी स्टोर्ड कितना हो जाएगा हमारे पास। तो हमें पता होता है कि हमें ये पता है कि एनर्जी स्टोर्ड स्प्रिंग क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्या दे रखा है, टी अपॉन के। यहाँ पे बोला है कि एक्स जो है वो टेंशन है डिवाइड में के है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से स्प्रिंग कांस्टेंट के इज स्ट्रेच्ड बाय अ एक्स अंडर टेंशन टी। अगर ऐसे हो तो एक्स यहाँ पे के टी हो जाएगा ना, नहीं, अंडर टेंशन टी और एक्स, तो एक्स यहाँ से कितना आ गया, टी वाई के। एक्स यहाँ पे टी वाई के दे रखा है, ठीक है। तो हमने एक्स की जगह हमने टी वाई के पुट आउट करना है, यानी कि हाफ के एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, टी अपॉन के का स्क्वायर। तो कितना आ गया, हाफ के और टी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, के से के कैंसिल, टी स्क्वायर अपॉन 2 आ गया और साथ में के, यहाँ पे के एक बच गया ना, के से के कैंसिल हो गया, 2 थे नीचे, तो टी स्क्वायर अपॉन 2k। तो यहाँ पे ऑप्शन में है टी स्क्वायर अपॉन 2k, यस, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, टी स्क्वायर अपॉन 2k। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट पे है इलेक्ट्रॉन और इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, और वो एक्सेलरेट हो रहा है थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस से 1 वोल्ट के साथ। द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज़, जो एनर्जी है वो एक्वायर्ड करता है इलेक्ट्रॉन को, वो कितने से करता है, तो ये तो हमें पता ही है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज्ड बाय 25%। अब मोमेंटम दे रखा है जो कि बढ़ रहा है 25% से, और काइनेटिक एनर्जी हमें बतानी है वो किससे इंक्रीज्ड होगी। काइनेटिक एनर्जी को पूछा गया है, जब मोमेंटम को पूछा गया था तो हमने क्या किया था, रूट लगा दिया था, लेकिन इस बार रूट नहीं लगाएंगे हम। तो 100 + n डिवाइड में 100 और इसका स्क्वायर कर दिया और -1 × 100, n क्या है हमारे पास 25, तो 100 + 25 कितना आ गया, 125 डिवाइड में 100 और उसका स्क्वायर, फिर -1 और × 100, ठीक है। तो इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो या फिर खुद करके देख लेना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 56% आएगा, ठीक है। अगर मैं ही कर दूँ कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। जैसे 125 डिवाइड में 100 कितना होता है, 125 डिवाइड में 100 और स्क्वायर -1 × 100, इस तरह से करना था। तो आप इसको 100 को यहाँ पे कर दो 1.25 और इसका स्क्वायर करो और फिर उसमें माइनस करो और बाद में 100 के साथ करो, तो हमारे पास डी ऑप्शन आएगा 56%, ठीक है।
नेक्स्ट में दे रखा है कि दो बॉडीज़ है, मास 1 kg और 2 kg और उसका इक्वल मोमेंटम है। रेशियो क्या हो जाएगा उन काइनेटिक एनर्जी का? इक्वल मोमेंटम है, इसका मतलब E1। अब देखो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी E1 डिवाइड में E2, ठीक है। ये क्या आएगा? P²/2m1 और P² डिवाइड में 2m2, ठीक है। तो क्या आएगा? P²/2m1 इंटू 2m2 ऊपर आ गया और डिवाइड में P² से P² कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो E1 डिवाइड में E2 कितना आ गया? m2 डिवाइड में m1। अब मास 1 क्या दे रखा है? मास 1 kg था या 2 kg? अगर ये m1 है और ये m2 है तो m2 हमारे पास 2 आया है और m1 कितना आया हमारे पास? 1। यानी कि अगर E1/E2 लेके चले तो 2 डिवाइड में 1 आ गया, है ना, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या था? तो आपने क्या करना है? E2/E1 करना है, ठीक है। तो इससे भी आप कर सकते हो E2/E1, P²/2m1 E2 का वैल्यू और E1 का ये। तो ऐसे करके यहाँ पे क्या बच गया? m1/m2। क्या बच गया? m1/m2। तो m1 यहाँ पे क्या है? 1 kg और m2 है 2 kg। तो m1 क्या है? 1 और m2 क्या है? 2। तो 1:2 आएगा आंसर। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। E2/E1 करना है, क्योंकि अगर हमने E1/E2 कर रहे तो 2:1 आ रहा है, लेकिन हमारा आंसर क्या है? 1:2। तो E2 जो सबसे बड़ी एनर्जी होगी उसको हम ऊपर रखेंगे, उसका रेशो ऊपर होता है, और सबसे कम एनर्जी का नीचे, E2/E1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड थ्रू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से वो स्ट्रेच हो रहा है, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट आपको पता है कैसे निकालते हैं? U=1/2, मतलब पॉजेसिव पोटेंशियल एनर्जी। U पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? 12kx²। 12kx²। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की बात की गई है, यानी कि x क्या आ गया? 1 सेंटीमीटर। तो जब x 1 आएगा तो k×1 1 होगा, यानी कि k/2 हमारे पास U आ गया, ठीक है। पहला U, पहला पोटेंशियल एनर्जी। अब एक्सटेंशन जो होगा, स्प्रिंग जो है वो 4 गुना हो गया, यानी कि U' जो हो जाएगा वो 12k x कितना आ गया? 4, ठीक है। कितना आ गया? 4, यानी कि 16k डिवाइड में 2 यानी कि 8। तो कितना आ गया? 8k। 8k आ गया। एक क्या आया था? k/2 और दूसरा क्या आ गया? 8k आ गया। अब क्या हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। यहाँ पे पहली इक्वेशन क्या आई थी? U=k/2। अब यहाँ से हम k निकाल सकते हैं। k क्या आ गया? 2u, और इस k में भर देंगे हम, इस k में भर देंगे 8 × 2u। 8 × 2 कितना हो गया? 16, और 16u। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन हमारे पास, अ बॉडी इज मूविंग अनडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर। एक बॉडी मूव कर रही है अनडायरेक्शनली, मतलब उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सोर्स कांस्टेंट पावर है जहाँ पे, ठीक है। उसकी डिस्प्लेसमेंट t इज़ प्रोपोर्शनल टू द, उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा टाइम t में वो कितना प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा मुश्किल नहीं है ये, बस हमने एक इक्वेशन लिखनी है। कांस्टेंट पावर, पावर क्या होता है हमारे पास? वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम होता है। अब वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड में टी। अब फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन एस इन। बस हमने यही किया, हमने कुछ ज़्यादा इस पे कोई काम नहीं किया, बस इतना किया, यहाँ तक आ गया। यानी कि अब हमने क्या करना है? ये जो m/t है इसको अलग कर दिया और as को हमने अलग कर दिया, ठीक है। तो m डिवाइड में t। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे भर दें डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि
डिस्टेंस को हमने एस लिखा है यहाँ पे, ठीक है, एस लिया हुआ है ना यहाँ पे डिस्टेंस को, तो एस अपॉन टी स्क्वायर, यानी कि एस अपॉन टी स्क्वायर आ गया। तो क्या आ गया, ये है एम अपॉन टी, हाँ हमारे पास आ गया एम, एक मिनट, गड़बड़ कुछ नहीं हुई थी यार, सारा चला गया हो, फिर से करना पड़ेगा ना, कोई बात नहीं, इसको हम किसी रफ पेज, यहाँ पे दे रखा था हमारे पास, हमें पता था कि पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, और वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है डिवाइड में टी, और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस अपॉन टी, और एक्सेलरेशन, अब हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, अब वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। अब यानी कि हमने इसको एस अपॉन टी भी लिख सकते हैं, तो इसको हम एक्सेलरेशन में भर देंगे, तो कितना आएगा, ए इज इक्वल टू कितना आ गया, एस अपॉन टी इंटू टी, यानी कि एस अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ पे अब एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे भर देंगे, तो क्या आ गया, एम इंटू एक्सेलरेशन क्या था, एस अपॉन टी स्क्वायर आ गया, इंटू एस अपॉन टी, तो कितना आ गया, एम एस इंटू एस स्क्वायर, और नीचे क्या है, टी क्यूब, ठीक है, इतना आ गया। तो पावर कितना आ गया हमारे पास, एम एस टी स्क्वायर अपॉन टी क्यूब, ठीक है, इतना आ गया। अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए क्या भैया, चाहिए क्या, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एस चाहिए हमें, तो क्या करेंगे हम, एस के लिए एस यहीं पे रखेंगे, और बाकी हम वैल्यूज़ दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कर देती हूँ एस, या फिर नेक्स्ट में करती हूँ, क्या क्या आया था हमारे पास आया था P इज इक्वल टू एम एस स्क्वायर डिवाइड में टी क्यूब, इस तरह से आया था। तो एस स्क्वायर हमने एक साइड रख लिया, और पी टी क्यूब डिवाइड में एम। अब देखो P अपॉन एम क्या है, कांस्टेंट आएगा, अगर कांस्टेंट आएगा तो एस स्क्वायर जो है, डिस्टेंस जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी क्यूब के। अब हमें अकेला एस चाहिए, एस क्यूब नहीं चाहिए, एस स्क्वायर नहीं चाहिए, एस अकेला चाहिए, तो कितना हो जाएगा, ये टू जो है वो इसकी साइड जाएगा, तो 3/2 में आ जाएगा। तो एस किसके प्रोपोर्शनल आ गया, टी क्यूब अपॉन 3, मतलब 3/2 में, टी की पावर 3/2। तो हमारे पास ऑप्शन क्या थे, टी 3/2, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ बॉडी ऑफ मास m collide against a wall with a velocity b and revolves with the same speed, its kinetic energy चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, एम वी मोमेंटम माइनस एम वी, इस तरह से आएगा ये, क्योंकि एम वी प्लस एम वी 2mv, ए ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बस यही थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए यार, है ना, कुछ तो पता भी नहीं लगे होंगे क्या किया है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत हेल्प तो मिलेगी ना, हर किसी को हेल्प मिलती ही है। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चलो कुछ ना कुछ तो काम आएगा ना। थैंक यू।